सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कोहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। मेरी जो आवाज़ है, क्या मेरी आवाज़ सब तक जो साउंड है साउंड सबको क्लियर है? जल्दी से एक बार मेरे को बताओ। एज आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। इज आई एम ऑडिबल? क्या आप सबको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है या नहीं? एक बार सब लोग मेरे को बता दो। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। अब जो आपकी ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। गुड इवनिंग जैसी। तो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं और हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमारी जो आज एक ही क्लास हो पाएगी, ये 6 बजे बाद सिर्फ यही क्लास होगी। बाद वाली क्लास नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट फिर भी मेरे को लगा कि आप लोगों का दिन वेस्ट नहीं जाएगा, कम से कम एक क्लास है हम वो कर लेते हैं। कल पॉपुलेशन ज्योग्राफी को हम कंप्लीट कर देंगे, 3 वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। गुड इवनिंग विजय। तो क्या करेंगे कि अभी वाली जो क्लास में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पढ़ लेंगे, हम कल्चरल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और मैं आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर करूंगी, उसमें ना मेरा आपको नोट्स बनाने, वैसे तो नोट्स ऑलरेडी आपके अपलोड कर दिए हैं मैंने। तो जो सेकंड क्लास है आज वाली, उसके भी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी। लेकिन पॉपुलेशन ज्योग्राफी का हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो हम एक क्लास ही करेंगे, बाकी क्लास जो है वो कल करेंगे। ठीक है। तो शुरू करें सेशन। हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। जयसिंह, मैंने कल, आप कल क्लास में थे या नहीं ये बताओ? आप 2 दिन से कैसे डिस्टर्ब हो? मैंने कल जब आपकी 8 से 9 बजे वाली क्लास हुई थी, उसमें ये बोला था कि हमारा कल्चरल ज्योग्राफी का थोड़ा सा रह गया है, उसको खत्म करके फिर हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो कल्चरल ज्योग्राफी का जो लास्ट पार्ट है वो तो कंप्लीट करोगे, ऐसे ही पॉपुलेशन ज्योग्राफी कैसे पढ़ा दूं? आप बताओ मेरे को। पहले हम थोड़ा सा कल्चरल ज्योग्राफी खत्म करेंगे। क्या रिकॉर्ड देखा है आप बताओ मेरे को। यहाँ पे इरिश भी आई थिंक कल क्लास में थी, विजय भी कल इवनिंग वाली क्लास में थे। क्या मैंने ये बात बोली थी कि कल हम जो है कल्चरल ज्योग्राफी को कल खत्म करेंगे, थोड़ा सा रह गया, फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी शुरू करेंगे? क्या ये बात मैंने आप सब लोगों को बताई थी या नहीं बताई थी? एक बार मेरे को जल्दी से बताओ। अरे जैसे ही मैंने बताया था कि मैं पहले कल्चरल ज्योग्राफी का हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया, उसको पढ़ के ही हम खत्म करेंगे ना, उसके बाद ही जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है वो शुरू करेंगे। ये देखो इरिश भी क्लास में थी, वो भी बोल रही कि मैंने बोला था, क्योंकि मैंने बोला ही था। जैसिंग सुनो एक बात, जो कल्चरल ज्योग्राफी है ना, कल्चरल ज्योग्राफी की बुक जो है ना,
मैंने पहली बात तो मैंने ये बताया था कि मैं पहले कल्चरल ज्योग्राफी ही खत्म करवाऊंगी। कोई बात नहीं है, मैं पहले आपको बता रही हूँ, आपको क्लियर कर रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी कल क्लास में बताया था कि मैं कल्चरल ज्योग्राफी खत्म करवा के फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी शुरू करूंगी। जब तक कल्चरल ज्योग्राफी वाली यूनिट खत्म नहीं होगी तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी कैसे शुरू कर दूंगी। और इवन आप शेड्यूल देखो, मैंने कल रात को ही शेड्यूल जो है बना दिया था, तो आपने शेड्यूल भी देखना था। आप डिस्टर्ब कैसे हो? आप ढंग से प्रॉपरली अगर चेक करोगे अनाउंसमेंट वगैरह तो आपको पता लगेगा। आप चेक ही नहीं करते और साथ ही साथ आप क्लास में भी ढंग से नहीं सुनते हो और फिर टीचर को आप ब्लेम करते हो कि आपने नहीं बताया। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता। टीचर जो बोलता है कम से कम उसकी बात का तो ध्यान रखो कि टीचर बोल क्या रहा है। अब हम अपनी जो यूनिट है ना वो शुरू करें, जो कल्चरल ज्योग्राफी का टॉपिक खत्म करना हमने वो शुरू कर रही हूँ मैं। देखो, हमने क्लास में कल्चरल हेरिटेज कल पढ़ लिया था कि कल्चरल हेरिटेज क्या होता है। ठीक है। अब कल्चरल हेरिटेज के टाइप है। एक हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो होता है टेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कल्चरल हेरिटेज कहती है, देखो कल्चरल हेरिटेज मैंने बताया था जो हमें अपने पास्ट जनरेशन से मिलती है। ठीक है, यानी कि जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज। ये दो तरीके की होती है। टेंजिबल यानी कि हम मूर्त या भौतिक सांस्कृतिक विरासत, और इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त। ठीक है। तो जो टेंजिबल है, टेंजिबल फिजिकल कल्चरल हेरिटेज, टेंजिबल या फिजिकल कल्चरल हेरिटेज वो हेरिटेज होते हैं जिसमें हमारी होती हैं बिल्डिंग्स को इंक्लूड करते हैं हम, मोन्यूमेंट्स को, लैंडस्केप्स को, बुक को, कोई वर्क हो सकता है, आर्टिफैक्ट। ठीक है, ये सारे वो एस्पेक्ट हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये आपको जो है ये लिस्ट प्रोवाइड की है किसकी, जैसे हमारा म्यूजियोलॉजी हो गया, आर्चिवल साइंस कंजर्वेशन, आर्ट कंजर्वेशन, आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन, आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन, फिल्म प्रेजर्वेशन। ठीक है, तो ये सारे किसके टाइप हैं? ये हमारे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं। ठीक है, यानी कि टेंजिबल का होता है मूर्त या भौतिक सांस्कृतिक विरासत। इसमें हम क्या है, भवन को, स्मारक को, भूदृश्य, पुस्तक, इन सबको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज उन सोशल वैल्यूज को, ट्रेडिशन को, यानी कि हमारी जो सामाजिक मूल्य हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है और प्रथाएं, इनको शामिल करता है। क्योंकि जो हमारा इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त कल्चरल हेरिटेज, वो कल्चरल हेरिटेज होता है जिसको हम देख नहीं सकते, बस फील हो सकता है कि देखो पहले जो हमारा पास्ट जनरेशन में थी उसमें त्योहार ऐसे बनाए जाते थे, ऐसे रीति रिवाज से, फिर धीरे धीरे करके क्या उनमें ट्रेडिशन में चेंज आता है। तो ये क्या होते हैं हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इसमें हम क्या क्या, जैसे हमारा है लोकगीत, और हमारा ये सब किस में इंक्लूड करते हैं हम, लोकगीत वगैरह, यानी कि हमारा फोकलोर, ओरल हिस्ट्री एंड लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, मौखिक इतिहास और भाषा भाषा संरक्षण, ये सब किस में, हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। एक होता है हमारा कल्चरल इकोलॉजी। कल्चरल इकोलॉजी क्या होता है? देखो, जब मैन है ना, मैन, जब मैन इस फिजिकल, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट आप सबको पता है, फिजिकल इन्वायरमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, और हमारा प्लेन, कोस्टल एरिया, ये सारा जो है हमारा फिजिकल, जो भी नेचर ने प्रोवाइड किया वो हमारा क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट है। जब मैन इस फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, अडेप्ट करने लग जाता है, उसके साथ अपना अनुकूल करने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कल्चरल इकोलॉजी। कल्चरल इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एडेप्टेशन टू सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो कल्चरल इकोलॉजी क्या होता है, कल्चरल इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जब मैन अपने फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट के साथ क्या है, अनुकूल करने लगता है,
ठीक है, इसके अध्ययन को कल्चरल इकोलॉजी करते हैं। ठीक है, ह्यूमन एडेप्टेशन रेफर टू बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोसेस दैट इनेबल अ पॉपुलेशन टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस विद इन अ गिवन और चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी कि जो ह्यूमन का एडेप्टेशन का मतलब है कि जो ह्यूमन है ना, अपने जैविक और कल्चरल, जैविक और सांस्कृतिक दोनों जो इन्वायरमेंट है उनके साथ अनुकूलन करता है ताकि वो जी सके। और जब तक वो अडेप्ट नहीं करता ना अपने इन्वायरमेंट से, तो तब तक वो सरवाइव नहीं करता है। तो जो ह्यूमन है, जैसे अब हम जैसे इंडिया है, इंडिया के लोग अपनी जो यहाँ की क्लाइमेट और इन्वायरमेंट है उसके साथ अडेप्ट कर चुके हैं, उसके आदी हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका या यूरोप ऐसी कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट चाहे सोशल हो फिजिकल हो, वहां पे क्या है एडजस्ट करना और अडेप्ट करने में ही 3-4 साल हमारे क्या है लग जाते हैं। ठीक है, तो कल्चरल क्या इकोलॉजी क्या होती है? कल्चरल इकोलॉजी होती है जब एक ह्यूमन अडेप्ट करता है अपने सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट से। और ये जो क्वेश्चन, ये जितनी भी टर्म मैं बता रही हूँ ये आपके मैच द फॉलोइंग में आई हुई है। और कल मैंने है ना 2 क्वेश्चन सेंड किए थे ग्रुप में, आई होप आप सबने वो देख लिए होंगे। अब है एक है कल्चरल कन्वर्जेंस, यानी कि हमारा क्या है सांस्कृतिक अभिसरण। अब ये कल्चरल कन्वर्जेंस क्या होता है? जहाँ पे दो जो कल्चर है वो एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, मान लो अब देखो, ये है इंडिया और ये है नॉर्थ अमेरिका। इंडिया से यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है कोई नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो इंडिया का कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है। तो क्या होता है, इन दोनों कल्चर की क्या है कन्वर्जेंस हो जाती है। दो संस्कृतियां जो है एक दूसरे की तरह अधिक क्या, जैसे जैसे हमारी बातचीत बढ़ती है, जैसे हम इंडिया है, इंडिया से जब अमेरिका में जाएंगे तो हमारी उनके साथ बातचीत बढ़ेगी। जैसे जैसे बातचीत बढ़ेगी हम उनके कल्चर को जानेंगे, वे हमारे कल्चर को जानेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे कल्चर का कन्वर्जेंस या मिलाव होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हमारा कल्चरल कन्वर्जेंस। द कल्चर्स इंटरेक्ट, कल्चर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे जैसे इंटरेक्ट करते हैं इनकी वैल्यू जो होती है वो कहते हैं शेयर होती है, उनकी आइडियाज, उनकी आइडियोलॉजीज, ये सब क्या होते हैं, उनके कस्टम एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। ठीक है, हम जितना अधिक कल्चर से दूसरे कल्चर से इंटरेक्ट करते हैं उतना ही हम एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं, उनकी कला के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में जानते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने क्या है, वैश्वीकरण ने दो जो कल्चर है कल्चर को एक साथ लेके आया है। वैश्वीकरण किसको बढ़ावा देता है, हमारे कल्चर कन्वर्जेंस को। ठीक है, वैश्वीकरण किसको बढ़ावा देता है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ावा देता है कल्चरल कन्वर्जेंस को। ये क्या है, लोगों को एक साथ लेके आता है और बढ़ावा देता है। ठीक है, क्या है इसके जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल कन्वर्जेंस होता है। और जो कल्चरल कन्वर्जेंस थ्योरी है वो ये बताती है कि जो नेशन है उनका ट्रांजिशन, यानी कि वे बदल रहे हैं अपनी बिगिनिंग स्टेज से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज में, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज से वो किस में आ रहे हैं, वे फुल्ली डेवलप हो गए हैं और एक ग्लोबल कल्चर जो है वर्ल्ड बन गया, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का देखो, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक मार्केट उपलब्ध हो जाती है जहाँ पे लोग क्या है अपने एक दूसरे के क्या है विचारों को जो है पेश करते हैं, और साथ ही साथ उसमें विचार नहीं, उसमें हम सर्विसेज गुड वगैरह इन सब का सेल करते हैं। तो एक वैश्विक मार्केट है जिसकी वजह से क्या हो गया है, दो जो कल्चर है वो एक दूसरे के पास आए हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका कल्चरल रियलम और कल्चरल हर्थ। देखो ये जो कल्चरल हर्थ है ना, ये आपके पेपर में आई हुई है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपका 2021 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें कल्चरल हर्थ की डेफिनेशन पूछी गई है। तो कल्चरल हर्थ क्या है, जहां से हमारा पर्टिकुलर कल्चर का अराइज हुआ है या अरोजन हुआ, जहां से शुरुआत हुई है। जैसे आपने सभ्यता पढ़ी होगी,
हमारी हिंद हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, तो जहां से उनका ओरिजिन होती है, ओरिजिन से वो क्या है, चारों तरफ फैल जाती है। तो कल्चरल हर्ट का मतलब है ओरिजिन ऑफ कल्चर, जहां से हमारी संस्कृति का ओरिजिन हुआ है या वे अरोज हुई है। याद रखना, ओरिजिन से रिलेटेड हमारे कल्चरल अर्थ, इस ओरिजिन को क्या बोलते हैं, कल्चरल अर्थ, और अपने ओरिजिन से ये क्या है, चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारा कल्चरल रियलम, तो मैंने बता दिया, कल्चरल रियलम मैंने कल ही बता दिया था। कल्चरल रीजन और रियलम मैंने बताया था। कल्चरल रियलम क्या होता है, एक कल्चरल रियलम एक ज्योग्राफिकल रियल रीजन होता है, जहाँ पे जो कल्चरल ट्रेट है उनमें क्या है, होमोजेनिटी यानी कि समानता मिलती है। यानी कि ये पूरा रीजन है, इसमें क्या है, सभी जो कल्चरल ट्रेट है, चाहे आपका खाना है, चाहे उसमें आपके एजुकेशन है, चाहे उसमें आपके कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, ये सब क्या है, सेम है, होमोजेनिटी है, डिफरेंस नहीं। इसको बोलते हैं कल्चरल रियलम। जो हियरार्की है वो याद रखना, सबसे पहले है हमारा ट्रेट, ट्रेट के बाद है हमारा दूसरा कौन सा है, ट्रेट के बाद है हमारा एरिया, सॉरी ट्रेट के बाद हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कल्चरल कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा कल्चरल क्या है, रीजन, सॉरी सबसे पहले हमारा ट्रेड, ट्रेड के बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद अगर एरिया दे रखा है तो पहले एरिया आएगा, एरिया के बाद रीजन आएगा, और रीजन के बाद आएगा आपका रियलम। तो ये 5 ही है, आपसे पूछी जाती है पेपर में, और हर बार जो ये क्वेश्चन है रिपीट होता है, ये PYQ। अगर इसमें आपके नंबर कटे तो इसका मतलब आपका JRF से जो 2 नंबर की कमी है वो आपकी हो गई है। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, देखो अगर आपका PYQ गलत होता है ना, अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, गलत हो गए हैं, तो इसका मतलब आपकी जो JRF की रेस है वो वही खत्म हो जा रही है। इतनी कोशिश करो कि कम से कम जो आपके PYQ है वे गलत ना हो। अगर आपके 100 क्वेश्चन है, 100 में से हर बार 30 क्वेश्चन नए होते हैं, जो 70 क्वेश्चन होते हैं वे आपके PYQ से ही होते हैं। अगर आप PYQ को इतना अच्छे से रिलेट करके स्टडी करते हो तो आपका जो JRF है वो श्योरली आपके हाथों में है। अब ये बात आप पे है कि आपको JRF चाहिए है या नहीं। अगर आपको JRF चाहिए तो आपके जो PYQs है उनको आप क्या करो, उसकी ऐसी रोट लर्निंग कर दो, कंसेप्ट क्लियर करके रोट लर्निंग, की आपको वो क्वेश्चन गलत ही नहीं हो। ठीक है। तो अब एक टॉपिक था हमारा सोशल ज्योग्राफी में, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, भारत में चिकित्सा जो पर्यटन है। तो जो मेडिकल टूरिज्म है उसका मतलब क्या है, मेडिकल टूरिज्म रेफर टू पीपल ट्रेवलिंग अब्रोड टू ऑब्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म का मतलब ये होता है कि है ना, बाहर से, देखो मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, ये देखो इसको आप दो तरीके से ले सकते हो। एक तो बाहर से जो लोग इंडिया में आते हैं, एक जो इंडिया से बाहर जाते हैं लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, इसको क्या बोला जाता है, मेडिकल टूरिज्म। ठीक है। चिकित्सा पर्यटन का मतलब है चिकित्सा प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा करने वाले लोगों को संदर्भित करता है। ठीक है, चिकित्सा पर्यटन। और चिकित्सा पर्यटन में हमारा क्या है, चिकित्सा उपचार, कल्याण और वैकल्पिक दवाएं शामिल हैं। अतीत में जो विदेश से लोग आयुर्वेद के माध्यम से उन्हें ठीक करने के लिए भारत आते थे। यानी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो अगर अपने देश की जो टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म की हिस्ट्री देखें तो उसमें क्या था, जो हमारा पुराने समय में जो विदेश है, अब्रोड से लोग इंडिया आते थे, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, आयुर्वेदिक माध्यम से उन्हें ठीक किया जाता था। ठीक है। इन पास्ट पीपल फ्रॉम अब्रोड विजिटेड इंडिया टू, क्योंकि वो आयुर्वेदिक जो दवाई है उसके लिए इंडिया में आते थे। और आज जो इंडिया है 10 मेडिकल जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है वर्ल्ड की, उनमें टॉप 10 में शामिल है। ठीक है। और जो ये मेडिकल टूरिज्म है, जो हमारी जो मेडिकल टूरिज्म होता है वो मोस्टली किसके लिए होता है, हमारा सर्जरी, कॉस्मेटिक और ऐसी, और हमारी इन जैसी जो कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह के लिए हमारा ज्यादा होता है मेडिकल टूरिज्म। ठीक है। और जो हेल्थ टूरिज्म है एक वाइडर टर्म है हमारे ट्रेवल के लिए, जिसपे फोकस किया जाता है ट्रीटमेंट और मेडिकल। ठीक है। और ये क्या है, एक जो हमारा हेल्थ टूरिज्म है वो क्या है, वो ज्यादा वाइड एरिया को कवर करता है। ठीक है। उसके ये तो है हमारा हेल्थ, भारत में चिकित्सा पर्यटन की जो इंडिया है, इंडिया टॉप 10 में, दुनिया के टॉप 10 देशों में से एक है। ठीक है।
उसके बाद है हमारा जो इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म है, एक जो इंडिया का मेडिकल टूरिज्म है वो ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का, ठीक है। और ये इंडिया की इकोनॉमी में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया इज बिकमिंग द सेकंड मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन। थाईलैंड के बाद इंडिया सेकंड टूरिज्म डेस्टिनेशन है, मतलब कि जो बाहर है, अब्रोड से सबसे ज्यादा जो हमारे मेडिकल टूरिज्म है उसके लिए लोग सबसे पहले थाईलैंड में आते हैं, थाईलैंड के बाद जो है इंडिया। और जो चेन्नई है ना, ये याद रखने का क्वेश्चन पूछा गया, चेन्नई इज रिगार्डेड एज इंडियाज हेल्थ सिटी। चेन्नई को इंडिया की हेल्थ सिटी बोला गया, क्यों? क्योंकि 45% हेल्थ टूरिस्ट को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और देखो 45% तो हमारे बाहर से लोग आते हैं और 40% हमारे खुद की कंट्री, हमारे खुद की जो कंट्री इंडिया उसके अंदर से डोमेस्टिक हेल्थ टूरिस्ट चेन्नई आते हैं इलाज करवाने के लिए। इसलिए चेन्नई को क्या बोला जाता है, इंडिया की हेल्थ सिटी, ठीक है। इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म सेक्टर है उसने जो ग्रोथ एनुअल ग्रोथ रेट 30% थी हमारी 2012 में, जो कितना बिलियन डॉलर, 2 बिलियन जो डॉलर है उसमें इसने क्या किया, योगदान दिया 2015 तक। लेकिन अगस्त 2019 तक जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अब इजी बना दिया फॉरनर के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट को रिसीव करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारा जैसे वो वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या था, वीजा अप्लाई करने के लिए उनको टाइम लगता है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो वीजा है ना, विदाउट वीजा भी वे क्या है, इंडिया में जो बाहर के लोग हैं वो आ सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो जो ये इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, वो क्या करता है, उसने जो इंडिया की मेडिकल टूरिज्म मार्केट है उसको $9 बिलियन तक पहुंचा दिया 2020 तक, ठीक है। अब क्या है, इंडिया इज बिकॉज इट हैज 38 हॉस्पिटल एक्रेडिटेड बाय जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। तो याद रखना, चेन्नई को हेल्थ सिटी बोला जाता है इंडिया की। 45% बाहर से लोग इलाज करवाने के लिए रखते हैं, 40% लोग डोमेस्टिक जो इलाज है वो करवाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। भारत में चिकित्सा जो पर्यटन है एक उभरता हुआ क्षेत्र है। चेन्नई भारत का स्वास्थ्य शहर के रूप में जाना जाता है। भारत में 45% टूरिस्ट बाहर से आते हैं, 40% घरेलू होते हैं। 2012 में सिर्फ 30% की वृद्धि थी, जो कि 2015 तक 2 बिलियन का ही हमारा क्या था, योगदान था। लेकिन 2020 तक ये कितना हो गया है, $9। क्योंकि अब 2015 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो वीजा लगवाने में बाहर के जो अब्रोड से जो इलाज करवाने के लिए थे तो उनको क्या है, वीजा में समय लग जाता था, ठीक है। जिसकी वजह से कम जो मेडिकल टूरिज्म था वो कम था। लेकिन जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने ये किया कि अगर आपको इंडिया में इलाज करवाना है तो आप बिना वीजा के अप्लाई कर सकते हो, जिसके कारण हमारा जो मेडिकल टूरिज्म है वो $9 अरब तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद अब कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है हमारी मेडिकल टूरिज्म की, कि जो इंडिया है, इंडिया में जो ये चिकित्सा परिवहन है इतना ज्यादा डेवलप कैसे हुआ। सबसे पहले तो लो कॉस्ट है, यानी कि हमारी कम लागत है, लागत कम है हमारे इलाज पे। अगर मैं बाहर अब्रोड की बात करूं तो अब्रोड में जो हमारे हेल्थ पर जो पैसा खर्च होता है इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। बाहर के लोग इसलिए इंडिया में आके इलाज कराते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको जो जो इलाज है, इलाज कराने के लिए जो उनका पैसा खर्च होता है वो क्या होता है, कम होता है। और ये बहुत सारी स्टडी ने शो किया कि जो हेल्थ केयर है इंडिया का वो 65 से 90 पर जो है परसेंट 65 to 90% मनी को क्या करता है, सेव करता है, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ल्ड क्लास सर्विस एंड केयर, दूसरा है जो हमारा इंडिया ना विश्व स्तरीय सेवा और देखभाल, यानी कि जो भारत के डॉक्टर हैं ना वो बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं हमारे वर्ल्ड पे, क्योंकि वो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं सभी लोगों को कि हमारा जो है, जो हमारी यूएस जैसी कंट्री है उन जैसा ही इलाज हम भारत में मिल रहा है, वो भी सस्ते दामों पर। तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया क्या कर रहा है, वर्ल्ड क्लास सर्विस और केयर प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, ये टाइम को सेव, समय बचाता है, ठीक है। तीसरा, जो मेडिकल वीजा है उसकी आसान प्रक्रिया है, जो टाइम है वो सेव करता है, इजी प्रोसेसिंग है मेडिकल वीजा का। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, अगर सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं करूँ तो डॉक्टर के अलावा भी हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दी जाती है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, योगा है, होम्योपैथी है, ये सब भी इंडिया में जो ट्रीटमेंट है वो दी जाती है। और अट्रैक्शन ऑफ इनक्रेडिबल इन इंडिया, ठीक है।
क्या है, अतुल्य भारत का क्या है आकर्षण बना है। जो इनक्रेडिबल इंडिया है वो किस, जो मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म के लिए जो इनक्रेडिबल इंडिया है वो क्या है, एक अट्रैक्शन का कारण बना है। उसके बाद है हमारा लैंग्वेज। देखो बहुत सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में, लेकिन जो बहुत सारी लैंग्वेज, आप सबको पता है कि इंडिया एक डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी वाली जो है कंट्री है। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया ने फिर भी इतनी सारी लैंग्वेज होने के बाद भी जो इंग्लिश है, इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर किया है। इसलिए लोगों को यहाँ पे बात करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और तो क्योंकि आपको पता है इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो जो फॉरेन पेशेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कम्युनिकेट करने में। इसलिए ये सारी क्या फेवरेबल कंडीशन है मेडिकल टूरिज्म की इंडिया में। भाषा, भारत में भाषाई विविधता के बावजूद अंग्रेजी को क्या एक आधारिक भाषा माना जाता है। उसके बाद अब जो चेन्नई है, चेन्नई को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? सबसे पहले तो ये इंडिया की 45% मेडिकल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। 100 देखो, देखो एवरी डे, हर दिन 150 इंटरनेशनल पेशेंट आते हैं। तो देखो ये यानी कि जो चेन्नई है, चेन्नई के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के हॉस्पिटल है, वो कितने ज्यादा फेमस है। ठीक है। और दूसरा, वहां पे अगर यूएस और यूके के कंपैरिजन में देखें तो वहां की जो ट्रीटमेंट है या कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है। और जो क्वालिटी है वो अच्छी है, और टाइम भी सेव करती है, और कम्युनिकेशन भी क्या है बहुत अच्छा है। तो ये सारे क्या, ये फैक्टर हैं जिसकी वजह से चेन्नई हेल्थ केयर कैपिटल बोला जाता है इंडिया का। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कल्चरल ज्योग्राफी खत्म होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपकी कौन सी ये आपकी कल्चरल ज्योग्राफी खत्म हो गया। अब हम जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी को शुरू करते हैं एक बार। आई होप आप लोगों को ये जो अपना कल्चरल ज्योग्राफी है और सोशल ज्योग्राफी का ये टूरिज्म वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। उसको कोई, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाला कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं। अब हम अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है वो शुरू करते हैं। अब हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। आप इससे जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो पेपर है, पेपर एग्जाम की रिगार्डिंग लाइव अपडेट मिलता रहे। ये पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों अवेलेबल है हमारी ऐप पे, फिलअप फॉर्म ऐप पे। ठीक है। और उसके बाद आप फिलअप फॉर्म ऐप यूट्यूब जो सॉरी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना तो आप किरण 10 कूपन कोड यूज कर सकते हो, ताकि आपको क्या है 10% डिस्काउंट मिले। उसके बाद ये फिलअप फॉर्म ऐप है जिसपे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों अवेलेबल है। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पीवाईक्यू दिए जाते हैं, और मॉक टेस्ट भी। उसके बाद ये देखो, ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया, क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो गया, ओशनोग्राफी कंप्लीट हो गया, कल्चरल सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अब जो हम कर रहे हैं अपनी ये 5th यूनिट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ये हमारे टॉपिक है, जल्दी से इनको क्या है हम कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है कि हमारी एक मेजर ब्रांच है किसकी, ह्यूमन ज्योग्राफी की। ठीक है। याद रखना कि जो किसकी ब्रांच है, हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जनसंख्या भूगोल है वो मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इसमें मानव आबादी ही शामिल है। इसमें मानव की आबादी, उसका वितरण, आयु, संरचना, घनत्व, विकास और लिंग अनुपात, प्रवासन, व्यवसायिक संरचना आदि और उनकी बस्ती, ये सारी चीजें क्या है शामिल है।
किसकी ब्रांच है? ह्यूमन ज्योग्राफी की। और क्या है ह्यूमन, इसमें हम क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, उसकी एज स्ट्रक्चर, यानी कि किस एज में कितनी पॉपुलेशन है, डेंसिटी, ग्रोथ, और सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और उनकी सेटलमेंट पैटर्न, इन सब की क्या है हम स्टडी करते हैं। ये याद रखना कि जो फर्स्ट सेंसस है इन ब्रिटिश इंडिया वाज डन इन, पहला सेंसस कब हुआ था? 1872 में। किसके टाइम पे? फर्स्ट सेंसस 1872 में हुआ था, लॉर्ड मायो के टाइम में। ठीक है, लेकिन जो ये 1872 का जो हमारा सेंसस था ना, वो सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो असम कंट्री है और कुछ कंट्री है, उसका डाटा जो है कलेक्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे हमारे पास टेक्निकल ऑप्शन नहीं थे। तो उस टाइम पे जो हमारी जनगणना है वो कंप्लीट नहीं थी। लेकिन अगर आपसे शुरुआत पूछी जाए तो वो 1872 में हो गई थी, लॉर्ड मायो के टाइम में। ठीक है, बट इन 1881, 1881 में एक कंप्लीट अच्छी तरीके से जो हमारा है एक हर इंटरवल पर क्या है शुरू हो गई थी 1881 में। ठीक है, फर्स्ट सेंसस 1872 में। ठीक है, और हमारा जो कंप्लीट सेंसस की बात करें तो हमारा 1881 के बाद से क्या है, हर साल 10 साल के इंटरवल पे हमारी जो जनगणना है वो शुरू हो गई थी। और 1881 में हमारे कौन थे? उस टाइम पे थे हमारे लॉर्ड रिपन, जो ब्रिटिश शासन कर चल रहा था उस टाइम पे कौन थे? हमारे लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, उसके बाद है अगर हम टोटल सेंसस की बात करें तो 15 सेंसस हो गए हैं 1872 से। अगर 2011 2011 हमारा 15th सेंसस है। ठीक है, और ये अगर इंडिपेंडेंट यानी कि अगर 1947 के बाद से बात करें तो जो 2011 है वो हमारा कौन सा सेंसस है? 1947 के बाद हमारा 7 सेंसस है। अगर 2011 की बात करें तो आजादी के बाद 2011 में जो सेंसस हुआ तो वो 7th सेंसस है। ठीक है, और अब आपका जो 2021 में सेंसस अभी तक जो है जारी नहीं किया गया, वो कौन सा है? वो आपका 8 सेंसस होगा आजादी के बाद, और 16th सेंसस होगा 1872 से। ठीक है, और ये कौन सा है? ये जो हमारा 2011 का सेंसस है वो कौन सा सेंसस है? 21 सेंचुरी का सेकंड सेंसस है। और जो 2021 में होगा आया या अभी आएगा जो होगा वो कौन सा होगा? वो थर्ड सेंसस होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा सेंसस है, सेंसस कौन सी मिनिस्ट्री जो है आपकी जारी करती है? तो जो सेंसस है, सेंसस आपकी जारी करती है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री। आपसे पेपर में 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपका आया था स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री। तो स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री नहीं करते, ये क्वेश्चन लिख लो कि जो हमारा सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है वो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन है, वही सेंसस को क्या करती है? रिलीज करती है। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर ही सेंसस ऑर्गेनाइजेशन आती है। ठीक है, अगर हम ये सेंसस का जो हमारी सेंसस ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसका हाईएस्ट ऑफिसर की बात करें तो वो कौन सा है? हमारा जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है हमारा। अब देखो, अगर आप ये मैंने आपको बता दिया, हिंदी में भी देख लो कि 1872 में कौन था? 1872 थे हमारे लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से क्या है, 1881 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर हमारी जनगणना की जाने लगी। भारत में 1872 से देखे तो अब तक टोटल 15 जनगणना हो गई हैं। और अगर आजादी के बाद से देखे तो आजादी के बाद से 2011 तक कितनी जनगणना हो गई है? 2011 हमारी 15वीं जनगणना है। लेकिन आजादी के बाद से जो हमारी 2011 वो 7th क्या है? हमारी जनगणना है। और 21वीं सदी के 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी वो दूसरी जनगणना है। ठीक है, उसके बाद है, देखो ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में पूछे गए हैं कि जो हमारी 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या बोला जाता है?
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बोला जाता है हमारा लैंड हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। ठीक है, जो 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, और 10% आपकी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। आप इसका जो आंसर है वो क्या दे सकते हो, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या उत्तरी गोलार्ध है उसको क्या बोला जाता है, लैंड हेमिस्फीयर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड पार्ट है वो ज्यादा है, इसलिए हमारी जो 90% पॉपुलेशन है वो कहाँ लिव करती है, उत्तरी गोलार्ध में। और 10% हमारी सदर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, वाटर हेमिस्फीयर, और इसलिए वहां पे पॉपुलेशन क्या है, कम है। ये आपसे रीजन असर्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले एरिया पे रहती है। ठीक है, 60% पॉपुलेशन 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले भाग पर रहते हैं। अभी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कहाँ पे कम होगी कहाँ पे ज्यादा होगी, ये कुछ फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे क्लाइमेट। अगर जैसे आपको पता है आर्कटिक और अंटार्कटिक का जो क्लाइमेट है वो कैसी है, बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, वहां पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही कम है, ना मात्र के बराबर है वहां पे पॉपुलेशन, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा नहीं है। तो जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, देखो ये याद रखने आपने, ये फैक्टर आपसे स्टेटमेंट में दे दिया जाएंगे और पूछा जाएगा कि जो हमारे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के वितरण को इनमें से कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो क्लाइमेट इफेक्ट करता है, टोपोग्राफी ऑफकोर्स इफेक्ट करती है, जैसे हमारा पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी रीजन पे आपके देखो जो पॉपुलेशन है वो कम मिलेगी, लेकिन जो प्लेन एरिया वहां पे आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है। सोयल इफेक्ट करती है, कैसे इफेक्ट करती है, जहाँ की सोयल अच्छी होगी वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, क्योंकि जो लोग है, लोगों का जीवन किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे, बहुत सारे लोगों का। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होगी वहीं पे लोग रहेंगे, और जहाँ पे जो आपकी सोयल अच्छी नहीं है तो वे वहां पे नहीं रहते हैं, वहां पे जो पॉपुलेशन है वो कम है। जैसे अब देख लो डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में सोयल अच्छी है बट वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये रीजन भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, अच्छा पानी है, तो क्योंकि पानी ही जीवन है, पानी के बिना नहीं रह सकते, पानी की हर चीज में आवश्यकता है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो वहां पे लोग क्या ज्यादा रहेंगे। जैसे प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में देखो नहरें हैं, नहर अच्छी हैं, नदियां अच्छी हैं, सोयल भी अच्छी है, तो इसलिए जो प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन वही आप बात करोगे डेजर्ट एरिया में, देखो पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो वहां पे क्या है, पॉपुलेशन कम है। तो ये जो फैक्टर है किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे पॉपुलेशन के वितरण को। वितरण का मतलब है कि कहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी कहाँ पे ज्यादा, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा सोशल, यानी कि हम वहाँ का सोशल जो बैकग्राउंड है, सोशल लाइफ है वो कैसी है। सोशल लाइफ में जैसे हम इंक्लूड करते हैं एजुकेशन को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, और वहाँ की हेल्थ को, इन सबको इंक्लूड करते हैं। कल्चर कैसा है, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट वगैरह वो कैसी है, अगर गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती तो लोग उस देश को छोड़ के किसी और देश में बस जाते हैं। इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक फैक्टर, ये क्या होते हैं, ये हमारे पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। 90% जनसंख्या क्या रहती है उत्तरी गोलार्ध में, 10% दक्षिणी गोलार्ध में रहती है, और इसकी जो 60% जनसंख्या वो 200 मीटर से कम ऊंचाई में रहती है। जनसंख्या के वितरण को जो कारक प्रभावित करते हैं वो है हमारी जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, खनिज, पानी की उपलब्धता, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारक। ठीक है, तो ये फैक्टर आपको याद रखने की, कौन कौन से फैक्टर जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब है हमारा एशिया की बात की गई, एशिया ऑक्यूपाई मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर एशिया, ये हमारा एशिया है, एशिया के 20 से 40 जो हमारे लैटिट्यूड है, आपको पता है नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड है एशिया में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच एशिया की 50%, पूरे वर्ल्ड की 50% जो जनसंख्या है वो कहाँ है, एशिया में। और किन लैटिट्यूड के बीच में, 20 से 40 के बीच में, वो भी उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और 30 से 60% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, 40 से 60 नॉर्दर्न लैटिट्यूड में। और सिर्फ 1% जनसंख्या कहाँ रहती है, 60 डिग्री के अबव। देखो 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में हमारी वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन रहती है, 40 से 60 के बीच में हमारे 30 से 60%, और सिर्फ 1% जो लोग हैं वो 60 लैटिट्यूड हैं उससे अबव रहते हैं।
उसके बाद अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव ऑन लेस देन 5% ऑफ लैंड। ये कह रहे हैं कि 50% से कम जो पॉपुलेशन है, 50% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 5% से कम लैंड पर रहती है। यानी कि ये 5% लैंड है, इस 5% से कम लैंड पर हमारे 50% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। और 55 से 60% हमारा टोटल एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट इज हैबिटेबल ऑफ इक्यूमेन। ठीक है, यानी कि हमारा 55 से 60% ये हमारा टोटल कॉन्टिनेंट है, या मान लो ये सारे कॉन्टिनेंट है, उसका जो 100% है, 100% में से जो 55 से 60% जो एरिया है ना कॉन्टिनेंट का, वो हैबिटेबल है, यानी कि रहने लायक है। अब हमारी ये जो कंट्रीज की जो मैं सीरीज बताऊं कि आपको याद रखनी है, ये पेपर में ऐसे के ऐसे आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एशिया में 20 से 40 उत्तरी अक्षांशों के बीच 50% से अधिक जनसंख्या बसी हुई है। ठीक है, और यूरोप में दुनिया की 30 से 60% आबादी कहाँ रहती है, 40 से 60 के बीच, और 60 से ऊपर सिर्फ 1% जनसंख्या रहती है। और विश्व की लगभग 50% जो जनसंख्या वो 5% से कम भूमि पर निवास करती है। और महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का 50 से 60% रहने योग्य है। यानी कि 50 से जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का सिर्फ 60% हिस्सा रहने योग्य है, 40% क्या है, रहने लायक नहीं है, वहां पे लोग नहीं रहते हैं। अब ये जो आपको जो कॉन्टिनेंट है ये किसके अकॉर्डिंग दिया गया, ये देखो इसकी हेडिंग यहाँ पे है, लिस्ट ऑफ 7 कंट्री कॉन्टिनेंट, किसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ये आपको याद रखनी है। देखो पॉपुलेशन, एरिया, डेंसिटी और वर्ल्ड पॉपुलेशन में शेयर, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जो एशिया है, एशिया का वर्ल्ड पॉपुलेशन में 17% शेयर है। तो अगर आपको याद होगा तो आप कह दोगे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एशिया का कितना परसेंट शेयर है, 59। ऐसे टेबल से इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अगर ऊपर से नीचे चलोगे तो जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट की है, एशिया की। एशिया के बाद अफ्रीका की, अफ्रीका के बाद यूरोप की, यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऐसे के ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, ये देखो, अगर आप ये सीरीज याद कर लेते हो, आपको ये सीरीज याद रखनी है और इसका वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर। अगर आपको सिर्फ ये भी याद रहता है और फर्स्ट दो का ये याद रख लेना, बाकी का आप अंदाजा भी लगा सकते हो। ठीक है, तो और ये डेंसिटी भी आपको याद रखनी है। ये डेंसिटी किस कॉन्टिनेंट की कितनी डेंसिटी है, एशिया की डेंसिटी है 150, और अफ्रीका की है 45, यूरोप की है 34, नॉर्थ अमेरिका की 28, साउथ अमेरिका की 25, ऑस्ट्रेलिया की 5 और अंटार्कटिका की 0। ठीक है, उसके बाद अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन में शेयर देखा जाए, मान लो ये पूरा वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड में जो 59% पॉपुलेशन है वो किसकी है, एशिया की। फिर 17% पॉपुलेशन किसकी है, अफ्रीका की। फिर इस 100 में से 9% है यूरोप की, 7% है किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। फिर इसमें से 5% है साउथ अमेरिका की, 0.55% है ऑस्ट्रेलिया की, और 0.0% किसकी है, हमारे अंटार्कटिका की। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। टेबल आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में क्वेश्चन लगाने को आ सकते हैं कि आपको ये कॉन्टिनेंट दिए गए हैं, इन कॉन्टिनेंट को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो आप कैसे लगाओगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एशिया की, फिर है अफ्रीका, फिर है यूरोप, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऐसे ही आपको डेंसिटी से दे दिया जाएगा कि इन कॉन्टिनेंट को डेंसिटी में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो डेंसिटी में आप कैसे लगाओगे, सबसे ज्यादा है डेंसिटी एशिया की, फिर है अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ऐसे ही फिर आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर में पूछ सकते हैं। तो आपको ये तीनों चीज, कॉन्टिनेंट की सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो या असेंडिंग ऑर्डर में, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, कैसे भी याद रख लो। मेरी मानो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एशिया में। ठीक है, एशिया के बाद है अफ्रीका में, अफ्रीका के बाद है यूरोप में, यूरोप के बाद है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, उस
बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद है अंटार्कटिका। आप मैप से याद रख लो, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कि एस बन जाएगा। देखो मैं मैप से याद करती थी हमेशा, यहाँ से हमारी गाड़ी शुरू हुई, यहाँ पे आके फिर अफ्रीका गई, अफ्रीका से यूरोप, यूरोप से नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका गई, फिर साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका। देखो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो एस बन रहा है ये, ठीक है। तो आप इसको क्या है ऐसे याद रख सकते हो इस टेबल को। उसके बाद है अब हमारी कौन सी कंट्री की लिस्ट है। अब कंट्री की लिस्ट है उनके एरिया के अकॉर्डिंग, कि कौन सी ऐसी कंट्री, कंट्री की सबसे बड़ी जो कंट्री है, कंट्री के साइज के अकॉर्डिंग की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, फिर उससे छोटी। टोटल एरिया में हम क्या इंक्लूड करते हैं, टोटल एरिया उसमें हम उसका लैंड एरिया और वाटर बॉडी, यानी कि उस जो कंट्री में लेक, रेजर्वे और रिवर, इन सब को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो अब हम कंट्री को पढ़ेंगे उनके, यानी कि कौन सी कंट्री एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कंट्री आप सबको पता है रशिया है, ठीक है। रशिया का परसेंटेज आपको याद रखनी है, परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड मास, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है हमारा रशिया के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद हमारा चाइना, ठीक है। रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, ठीक है। ऐसे ही इसको क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में याद करोगे। सबसे बड़ा एरिया किसका है, रशिया। कौन सी कंट्री का है सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा एरिया है रशिया का। रशिया के बाद है कनाडा का, कनाडा के बाद है चाइना का, चाइना के बाद है यूएस का, यूएस के बाद है ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया, इंडिया के बाद अर्जेंटीना। याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इनका जो परसेंटेज है वो भी याद रखना। कैसे दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो चाइना है, चाइना का अगर पूरे परसेंटेज पूछा जाए लैंड मास में तो वो 6.1% है। अगर आपको याद होगा तो आप क्या है कर लोगे कि हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो क्या है ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, इनको सीरीज में याद रख लेना, ठीक है, बड़े से छोटा, ठीक है। यानी कि ऐसा, इसकी जो ट्रिक है ना कंट्री की याद करने की, वो है RCCUBAIA, रकू भैया, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इनका जो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड है ना उसको याद कर लो, रक्कू, रक्कू बाइया, ठीक है, रकू भैया, ऐसे याद कर सकते हो। आपको क्या है इजीली याद हो जाएगा, और इनका जो परसेंटेज है उसको रिवाइज कर लेना। अब ये है हमारे रिलीजियस ग्रुप पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में कौन सा धर्म माना जाता है, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन के बाद हमारा माना जाता है इस्लाम। उसके बाद हमारे हैं अनएफिलेटेड, यानी कि ये वो ग्रुप है जिसमें जो लोग कोई धर्म नहीं मानते हैं, ठीक है, अनएफिलेटेड। उसके बाद है हमारा, मतलब कि जो अनएफिलेटेड है ये कोई ऑफिशियल जो ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, वो नहीं है इसमें। उसके बाद हमारे हिंदू 15, उसके बाद है हिंदू, हिंदू के बाद है बुद्ध, बुद्ध के बाद हमारे फोक रिलीजन, फिर है अदर रिलीजन, ठीक है। तो ये पूरा वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है, इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है। अभी पहले वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पढ़ो, इंडिया के अकॉर्डिंग हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा है, अब इसको क्या है आपको याद रखना है। अब ये हमारी कौन सी कंट्री है, ये है हमारी कंट्री क्रिश्चियन, यानी कि ये वो कंट्री है जिनमें क्रिश्चियन की जो परसेंटेज है या क्रिश्चियन है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन हमारे कहाँ मिलते हैं, वेटिकन सिटी में। याद रखना इनको भी, आपसे पूछे जा सकते हैं। वेटिकन सिटी में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन, फिर हमारे रोमानिया, पपुआ न्यू गिनी, टोंगा, टिमोर लेस्टे, अर्मेनिया, नामीबिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको करंट डेटा 2023 के अकॉर्डिंग आपको क्या है याद रखना है। ये क्या है, इसका चार्ट है। क्रिश्चियन कहाँ पे क्रिश्चियन ज्यादा है, कहाँ पे क्रिश्चियन की जो परसेंटेज है वो कम है, ठीक है। उसके बाद है मुस्लिम पॉपुलेशन। देखो सबसे ज्यादा मुस्लिम है अफगानिस्तान में, फिर अल्बानिया, अल्जीरिया, अमेरिकन समोआ, एंडोरा और अंगोला। ये याद रखने हैं सबसे ज्यादा हमारे जो मुस्लिम है, मुस्लिम हमारे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद हमारे अल्बानिया, अल्बानिया के बाद अल्जीरिया, फिर अमेरिकन समोआ, अंडोरा, अंगोला,
ठीक है, तो आपकी जो क्लास है वो यहीं तक है। आज हमने जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का इतना ही पढ़ना है। विजय देखो, ये कोई फेक नहीं बता रही हूँ मैं कि 70% या आपको बहकाने के लिए नहीं बता रही हूँ। 70% जो पेपर आता है ना, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करके जाते हो ना, अगर अभी भी आप पढ़ाई के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो जो मेरे नोट्स हैं उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से है, ये क्वेश्चन यहाँ से है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करने हैं कि आपका जो एक भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन गलत होता है ना, इसका मतलब आप जेआरएफ रेस आपकी वहीं खत्म हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म, गलत नहीं होने देना है। चाहे बेशक से आपके देखो 100% आते हैं, मैं बता रही हूँ 100% में से 50 मान लो, 50 से 70 जो क्वेश्चन होते हैं वो पुराने ही होते हैं। नहीं जैसिंग 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी, मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है आज, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था। हाँ इरिश, मैं जो बता रही हूँ इसको करते जाओ, और साथ साथ आप जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको ऑलरेडी ऐप बता रखी है। अगर उस ऐप से क्वेश्चन करोगे तो आपका नेट जेआरएफ दोनों निकल जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कल हमारी 3 क्लास पॉपुलेशन, 3 से 4 क्लास में जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है वर्ल्ड की, इंडिया की, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी करते हैं। तो हमारी 3 क्लास जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है उसमें लग जाएगी, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 8 तारीख तक। हाँ सफिशियंट है वो ऐप, उस ऐप से ही कर लो क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, कोई और आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जो स्टडी है वो स्टडी, जो आपको नोट्स दिए गए उनको अच्छे से याद करो। और मैंने अपने नोट्स भी आपको अपलोड कर दिए कि क्या क्या आपको याद करना है। विजय बेशक से देखो, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने कोई भी बुक नहीं ली थी। अगर आप सिर्फ वो ऐप से क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हो ना, जो आप ये, हाँ जैसिंग देखो, बुक बहुत मोटी है, लेकिन वो सारा हमारा मैटर जो है नेट में नहीं आता है। नेट में सब कुछ नहीं पूछा जाता, जो सिलेबस में ना बस वही पढ़ना है। सिलेबस से बाहर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। इनकी बुक उठा के आप जितना घुसोगे उतना ही आप क्या है कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस उतना पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, जो आपके नेट के पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, और विजय प्रीवियस ईयर की कोई बुक, देखो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको, आप उस ऐप से रेगुलर क्वेश्चन सोल्व करते हो, देखो उसमें हर जो सब्जेक्ट है ना उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। जो जियोमॉर्फोलॉजी, अब जब आप वर्ल्ड पे क्लिक करते हो ना सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे, तो उस वर्ल्ड में जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन अलग 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप बैठे बैठे 10 क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको पता लगता है। और अब फिर जब आप नोट्स पढ़ते हो ना, तो आपको ये पता लगता है कि हाँ देखो नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया हुआ है। फिर आप उस इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन कर लो कि ये तो मैं हर बार रिवाइज पढ़ के जाऊंगा ही जाऊंगा। आप जब साथ साथ पीवाईक्यू सोल्व करोगे ना, तब आपको क्या इंपॉर्टेंट का पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा कि जो मैं बता रही हूँ। जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना, तो पीवाईक्यू में जो जो क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, जो जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लिया करो, जहां जहां मैंने लिखवा रखे हुई है वो बात। ठीक है, तो चलो अब हम कल मिलेंगे, कल हमारी तीनों क्लास होंगी। ठीक है, कल मिलते हैं। आज के लिए आपका इतना ही होगा, आपकी कल्चरल ज्योग्राफी खत्म हो गई है। अब कल से हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे। अब मैं पहले ही बता रही हूँ जैसे कल हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का अभी हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सब रिवाइज करें और अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच।